नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल के बाद पीएम मोदी की ड्रीम टीम तो बन गई। तमाम सवालों की लंबी फेहरिस्त विपक्षी गलियारों में है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे नई जिम्मेदारियों के साथ नई चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार है नई मोदी सरकार महामारी के इस दौर में मुश्किलातों से निपटने के लिए, जिसके लिए मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा ही बदल दिया गया, या यूं कहे कि मेकओवर कर दिया गया। जिन उम्मीदों के साथ देश का सबसे युवा मंत्रिमंडल बना दिया गया, नए जोश के साथ क्या देश की तकदीर बदल पाएगा? और क्या नई टीम में जो बड़े बदलाव किए गए, जिसके लिए कई कुर्बानियां ली गई, क्या इशारा 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाने को लेकर? खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जिसकी कितनी महत्वता है बताने की कोई जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। तो देश की निगाहें नई टीम की परफॉर्मेंस पर और सरकार की 2022 के सिंहासनों पर। ऐसे में बड़ा सवाल, ये सूरत तो बदल दी गई, लेकिन क्या सीरत भी बदलेगी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो इस मसले पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन मंत्रिमंडल की सूरत बदली, क्या सीरत भी बदलेगी? और आज की चर्चा का सबसे प्रमुख सवाल यही रहने वाला है। आज हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनसे इसी सवाल का जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। इसके अलावा नई जिम्मेदारियों पर ये नए चेहरे कितने खरे उतर पाएंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये देखिए, सबसे बड़ा अखाड़ा में जो आज के हम सवाल खड़े कर रहे हैं, नई जिम्मेदारियों पर नए चेहरे कितने खरे उतरेंगे? महामारी की इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी नई कैबिनेट? बड़े बदलाव, क्या बदलेगा इससे परफॉर्मेंस का ग्राफ भी? परफॉर्मेंस का हवाला जो बार बार दिया जाता है, परफॉर्मेंस की दुहाई देकर जो बड़े फैसले लिए जाने की बात कही जाती है, ऐसे में क्या आगे यही परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा? बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल का मेकओवर बहाना, क्या विधानसभा चुनावों पर निशाना? क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने हैं, क्या उनके सिंहासनों पर सरकार की नजर है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ जनतंत्र टीवी के न्यूज डायरेक्टर SN द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। सत्य प्रकाश मिश्रा प्रवक्ता है JDU के, वो हमारे साथ मौजूद है। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ मौजूद है। रियाजुल हक राजू प्रदेश महासचिव RJD के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले SN द्विवेदी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। कल से लेकर अब तक तमाम हलचलें, तमाम बड़े बड़े बदलाव, बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी और बहुत सारे शॉकिंग फैक्टर्स भी, क्या कहेंगे सर? सूरत बदल दी गई है, क्या सीरत बदली जाएगी? क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? परफॉर्मेंस की दुहाई बार बार दी जाती है, क्या आगे उसे कंटिन्यू कर पाएंगे ताकि देश की तकदीर को बदला जा सके? यूं कहे कि 2022 में अपनी तकदीर सरकार बदल सके। बिल्कुल शिल्पा, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कल से लगातार सभी गलियारों में गूंज रहा हो, सबके दिमाग का मंथन कर रहा है, क्या सूरत बदलने के साथ इस सरकार की सीरत भी बदलेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से पिछले 2 साल बीते हैं चुनाव के बाद से लेके, वो काफ़ी कठिन रहे हैं सरकार के लिए। जिस तरह से कोरोना आया है और जो महामारी आई है, या फिर दूसरे आंदोलन है, किसान आंदोलन ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। इसके बीच में दूसरे जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर बवाल हुए, वो सरकार की नाक में दम किए हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ जो जिनको लेकर सरकार शायद जो सरकार के मंत्रिमंडल में जो चेहरे थे वो शायद उतने खरे नहीं उतर पा रहे थे। इसलिए सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो नए चेहरे सरकार ने शामिल किए हैं वो किस तरह से और कितना खरे उतरते हैं सरकार की, या मोदी की इच्छाओं पर, सरकार के मतलब मोदी जी की इच्छाओं पर कितना खरे उतरते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरी नज़र में। और इसको और ये जो परफॉर्मेंस जो विस्तार हुआ है या जो मेकओवर हुआ है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड हुआ है। ये पहले से कहा जा रहा था, जिस तरह से मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब तैयार हो रहे थे, तो पहले से कहा जा रहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड एक रिशफलिंग होगी। तो अब देखना है कि परफॉर्मेंस बेस्ड रिशफलिंग में जो नए चेहरे आए हैं, जो युवा चेहरे आए हैं, सबसे युवा मंत्रिमंडल जो बना है 58 साल जिसकी एवरेज एज है, वो कितना खरा उतर पाता है पूरे मोदी जी के आशाओं पर।
ठीक है, रवि पाराशर, आपका ओपनिंग कमेंट में सबसे पहले इस पर चाहूंगी, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है, क्या लग रहा है आपको? नए चेहरे, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां, कितने खरे उतर पाएंगे? अब तो विभाग भी दे दी गए हैं। बिल्कुल शिल्पा जी, कल जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो मुझे लगता है कि उस समय थोड़ा सा कौतूहल का जो तत्व था, वो जो भी लोग टेलीविज़न देख रहे थे या ख़बरों से रूबरू हो रहे थे, वाबस्ता हो रहे थे, उनके लिए कुछ था। लेकिन मेरे लिए कल से आज तक की पूरी जो कवायद है, मंत्रिमंडल का जो चेहरा है, मुझे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले तो मैं ज़रूर चौंका था, लेकिन उसके बाद जो मंत्रिमंडल का नया चेहरा सामने आया, उसने थोड़ा कम चौंकाया। क्योंकि चौंकने वाला तत्व जब पहले ज्यादा हो जाए, आप इसको ऐसे देखिए कि रोशनी एकदम से आपकी आंखों में जब मार दी जाए, तो बाद में फिर आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, पहले पहले होती है। तो उस समय जब इस्तीफे हो रहे थे, उस समय लगा कि ये क्या हो रहा है और क्या सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जैसे जैसे चेहरे सामने आए, जैसे जैसे देर रात तक, करीब 11:45 बजे तक विभागों का बंटवारा हो गया, उसके बाद फिर सुबह के अखबार पढ़े, सुबह जब टेलीविज़न चैनल देखे, उनके विश्लेषण देखे, तो मुझे लगा कि जो नकारात्मक चिंतन की ज़मीन पर जो घुड़सवार होते हैं, वो जो ज़मीन को रौंद रौंद के व्यर्थ में जो धूल उड़ा देते हैं, वो धूल सुबह तक काफ़ी हद तक मुझे कम से कम बैठी हुई सतह पर दोबारा दिखाई दी। और जब गौर किया तो लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा बहुत सोच विचार कर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की सियासत में पहली बार एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन अपनी सोच में उसका प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से उन्होंने नए लोगों पर विश्वास व्यक्त किया है, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि भाई उन मंत्रियों को हटा दिया गया है जिनकी परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं नजर आई, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो मोदी मंत्रिमंडल 2.1 का जो आकार है उसे देखें तो पैंदा जो है, जो तल है, वो उसी तरह मजबूत है। जो ऊपर के जो भारी भरकम, यानी जो बड़ी कमेटी सुरक्षा पर जो कैबिनेट कमेटी होती है, उसके स्वरूप में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है। जो बड़े मंत्रालय देश के होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, उनमें कोई बदलाव नहीं है। और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको कुछ भारी भरकम नेतृत्व भी, जिम्मेदारी भी दी गई। हालांकि उसमें कुछ नाम बड़े चौंकाने वाले थे, जैसे स्वास्थ्य मंत्री का नाम या कानून मंत्री का नाम। रवि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो कानून मंत्री हैं या फिर जो आपके सूचना प्रसारण मंत्री, वो मेरे ख्याल से भारी भरकम मंत्रालय होते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा सटीक बैठेगी। आखिर वो उसको आप कैसे, किस नजरिए से? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा किया गया अपने जो सिपह सालार थे, जिन्होंने अब तक के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर जैसा वो चाहते थे। सवाल देखिए ये नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री जैसी अपेक्षा अपने किसी मंत्री से करता है, उस पर अगर कोई खरा उतरता है तो जाहिर सी बात है कि उसको इनाम मिलना लाजमी है। और जहां तक 2022 के और 2024 का जो प्रश्न है, यूपी विधानसभा या 5 राज्यों के जो विधानसभा हैं 2022 के पूर्वार्ध में और 2022 के उत्तरार्ध में, आप ये मत भूलिए कि गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट हैं वहां चुनाव है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से पूरी सोच समझकर 2022 के लिए फील्डिंग सेट की है। और जाहिर है कि 2022 के बाद उन्हें खुद भी 2024 में जनता के बीच में जाना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके अपनी टीम चुनी है। द्विवेदी जी, मैं एक बात और कह दूं, होता यह है कि जब हम चौंकते हैं किसी चीज से बहुत ज्यादा, तो एक विज्ञान का नियम है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। होता यह है कि हम जब बहुत दिनों से कोई एक तस्वीर देख रहे होते हैं, जब वो अचानक झटके के साथ बदल जाती है तो हम असहज हो जाते हैं, हमको लगता है ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। तो जाहिर है कि जब इतनी कवायद हुई है तो लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का जो प्रभाव है उससे निकलना चाहिए पॉलिटिकल पर्यवेक्षकों को और विपक्ष को। और जो मोदी जी ने फैसला किया है, अपने घर में दिवाली से पहले जो रंग रोगन कराने का, जिस दीवार पे जो रंग उन्हें अच्छा लगता है, वो फैसला उन्होंने किया और उसका स्वागत किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक चूंकि रवि जी ने साइंस की बात की, तो साइंस में एक और डार्विन का लॉ भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
शायद फिट नहीं थे इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाए मंत्रिमंडल में। बिल्कुल बिल्कुल सही law बात है। और वो भी implement किया जा जूलॉजी में एक लेमार्क का भी नियम है, उसको भी मत भूलिए। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल, एक मतलब सार्वभौमिक एक नियम है, जो जहां जिस भूमिका में लिया गया है, अगर वो किसी भी वजह से बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर वो रिटायर्ड, उसको चोट लग गई है किसी वजह से, तो वो नहीं खेल सकता उस मैच में। उसको चाहे वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, उसको आपको उस मैच के लिए मैदान से बाहर बैठाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अनुमा आचार्य जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुमा जी, अब आपके पास आते हुए, ये नई सूरत, क्या नई सीरत आ पाएगी? कितनी उम्मीदें आप लोग लगाकर बैठे हैं? और जो बात रवि पराशर जी ने अभी कही है, क्या विपक्षी दल इससे ऊपर उठकर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, एक बार उम्मीद तो लगाकर देखिए। तो यही चाहेंगे कि बुरा हो ताकि इनको मौका मिले। अनुमा जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मेरा फोकस होना चाहिए बीजेपी प्रवक्ता पर, लेकिन रवि पाराशर जी को जब सुना तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जो नॉर्मल एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल है, उसको उन्होंने क्रांतिकारी कह दिया। आश्चर्यजनक कहते तो कोई दूसरी बात होती। खैर, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता समझ में आती है, लेकिन उनके अंदर का पत्रकार सोया नहीं। मेरी नागरिकीय प्रतिबद्धता को समझिए, मेरी नागरिकीय प्रतिबद्धता को समझिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता को मत तलाशिए। बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए, मैंने आपको बिल्कुल बोलने दिया। तो वही कह रही हूँ कि अंत में पत्रकार जाग उठा और पत्रकार ने रंग रोगन की भी बात की, और ये भी कह दिया कि 22 के लिए समीकरण वहां पर बिठाए गए हैं और 24 के लिए भी समीकरण बिठाए गए हैं। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि बहुत से ऐसे मंत्री, जो पार्टी परिवारवाद की बात करती है, उसमें ऐसे मंत्री जिनका कामकाज बहुत खराब था, जैसे एस जयशंकर, जिन्होंने चीन से, जिनको बात करने में डर लगता है। मतलब हम सेना के लेवल की बातें करते रहे 11 बार 12 बार, लेकिन इस विदेश मंत्रालय ने कुल जमा 2 बार और 1 बार और 3 बार बात की है। तो वहां पर वो फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है उनका। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, इतनी, यानी कि ये सारा कुछ नेतृत्व के कहने पर ही सारे दाम बढ़ रहे थे। उनका काम भी बहुत खराब है। अनुराग ठाकुर हेट मॉन्गरिंग करते हुए पाए गए हैं, वो भी उसी तरह के हैं। तो इन सबको, और पीयूष गोयल जी, इन सभी को दोबारा से सत्ता में लेकर आए हैं। तो इसका मतलब यही है, सब बड़ी धान 22 पसेरी, यानी कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा। सरकार उन्हीं 1.5 लोगों को चलानी है। ये देख के हाँ मंथन बहुत किया होगा कि कौन आवाज नहीं उठाएगा और कौन इस देश प्रदेश से आता है जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो ये देखकर ये कहानी गढ़ी गई है, इसमें कुछ भी नहीं है। वही है कि कोई भी जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री ने ही लेना है। सारे लोग वहाँ एक जगह, एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति बैठ गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, सब बेधान 22 पसेरी। चलिए जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू के प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, महामारी के इस दौर में नए चेहरों पर कितना प्रेशर परफॉर्मेंस का, और कैसे खरे वो उतरेंगे सबकी निगाहें? आपका भी एक चेहरा मंत्रिमंडल में। जी, और संवैधानिक निर्णय पर उनको संविधान प्रदत्त एक अधिकार, विशेषाधिकार है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे। उसमें जो सबसे बेहतर उनको नजर आते हैं, उनको लेकर को एक सरकार का निर्माण भी करते हैं और सरकार का विस्तार भी करते हैं। संविधान में 81 मंत्रियों की सीमा जो तय की, वो सबसे पहले एनडीए की सरकार ने ही तय की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 कानून पास किए, एक एंटी डिफेक्शन लॉ, और मंत्रिमंडल की जो एक सीमा कितनी होगी उतना उन्होंने तय किया। दूसरा सवाल कि कम से कम जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये माना कि प्रधानमंत्री देश की सरकार चला रहे। उनके यहाँ तो 10 जनपद से सरकारें चला करती थी, और ऐसे ऐसे मंत्री होते थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती थी और उनको मंत्रालय से हटाना पड़ता था। उम्मीदों पर आ जाते हैं, उम्मीदों पर आ जाते हैं सर, जिम्मेदारियों पर आ जाते हैं सर। शिल्पा तोमर जी, या तो आप अपनी बात रख लीजिए या मुझे पूरी बात करने दीजिए सर। लेकिन मैं चाहूंगी कि डिबेट डिरेल ना हो जाए। बात यहाँ पर अब बात वही हो जाती है ना सर, कांग्रेस आपको लेकर कुछ कहेंगी, उसके बाद आप कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बोलिए सर।
शिल्पा तोमर जी, मैं इतिहास में जाना चाहता नहीं था, ठीक है उन्होंने विवश किया तो मैं प्लीज जहां कंटिन्यू, तक प्लीज उम्मीदों का कंटिन्यू। सवाल है, लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं, लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं और सरकार में जिन चेहरों को मंत्री बनाया जाता है, उनकी क्षमता, उनकी विशिष्टता, उनकी कार्यशैली और नीतियों को कार्यान्वित करने की उनकी जो एक प्रतिभा होती है, उसको लेकर के मंत्रालय में जगह दी जाती है। करीब हर फील्ड के एक्सपर्ट और हर राज्यों का, चूंकि भारत एक मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी है, कई राज्य हैं, हर राज्यों का प्रतिनिधित्व, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें होता है। उसमें आप ध्यान से देखिए, कई ब्यूरोक्रेट जो काफी क्षमतावान हैं, उनको भी मंत्रालय में जगह दी गई है, और कई जो लंबे समय से राजनीतिक जीवन में, जैसे वेस्ट बंगाल से मतुआ संप्रदाय के जो ठाकुर जी को मंत्री बनाया गया, तो अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग जगह दी जाती है। अब इसमें यह कहना कि वो मंत्रालय के चेहरे ही ठीक नहीं है, किसी भी विपक्षी पार्टी या किसी भी पत्रकार का ये कह देना मात्र कि ये रंग रोगन टिप्पणी है या जो भी है, ऐसा हम तुरंत एक तो कह नहीं सकते। पहले सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को देखिए और सरकार किन चीजों पे काम करके खरी उतरती है, यही उम्मीद की जाती है कि जो भी सरकार में मंत्री परिषद में लोग हैं, वो जो सरकार की नीतियां हैं उसको अमल में लाएंगे, जो भारत का भविष्य है उसको और बेहतर बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हर सरकारें काम करती है, इससे ज्यादा और कोई उम्मीद सरकारों के प्रति होती नहीं। आम जनता और सरकार की नीति, ये दो चीजों में एक सम्मिश्रण होता है, एक उम्मीद की राजनीति होती है। राजनीति का पहली सीढ़ी ही है कि देश में उम्मीद की राजनीति, लोकतंत्र उम्मीदों का लोकतंत्र होता है, निराशाजनक लोकतंत्र नहीं होता। ये राजशाही ठाट बाट सोनिया गांधी परिवार का लोकतंत्र नहीं चल रहा इस देश में, जहां एक व्यक्ति सरकार चलाता है, जहां एक व्यक्ति चलाता है। ये कम से कम एनडीए में सभी पार्टियों का, ये एनडीए में सभी आपको मिली तो एक ही ना, तो अपनी जगह पे रहिए और इस तरह की बातें मुझसे नहीं करेंगे। आप जो मुद्दा है उस पर रहिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, पर रहिए, आप मुद्दे से नहीं बचेंगे। ठीक है सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बात दरअसल यही है सर कि अगर रोक देते हैं तो आप लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन आज आपका एक चेहरा जो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, ये जो नई टीम लाई गई है सर, इससे एक एक करके प्लीज चुप करा सकते हैं। बात दरअसल यहाँ पर चुप कराने की नहीं है सर। चुप नहीं कर सकते तो मैं ऐसे जगह बहस नहीं करता। मिश्रा जी सुनिए, कम से कम एक महिला होने के नाते उनकी इज्जत के साथ उन्हें बात रखने दीजिए, और आपको जो भी जवाब देना होगा अपने अपने समय में दे दीजिएगा, लेकिन मुद्दे पर रहिए। अधिकार है कि मेरी बात पूरी हो, नहीं तो फिर ठीक है, आप छोड़ दीजिए। मैं मुद्दे पर, मैंने मुद्दे पर कहा, उम्मीद का लोकतंत्र होता है, उम्मीदों से लोकतंत्र चलता है। नए चेहरों से क्या उम्मीदें लगाकर इस समय बैठे हैं देशवासी, उसको लेकर अगर आपसे सवाल किया गया तो आपको बुरा क्यों लग गया सर? नहीं, आप सवाल आपका स्पष्ट नहीं है। आपका सवाल था क्या ये लोग खरे उतरेंगे? आप बता सकते हैं कि क्या आप, अरे जी जैसे नहीं एक सेकंड सर, बात दरअसल ये है कि एक परफॉर्मेंस, एक सेकंड सर, आप नहीं सिखाएंगे सर, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आपको उसका सिर्फ जवाब देना होगा। आरजेडी तो ठीक है ना, एक सेकंड सर, इसको बंद कीजिए आप। वो आपकी इच्छा है सर, वो आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, जनता देख रही है, जवाब नहीं देना तो आपकी इच्छा है। और भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हक साहब सीधे आपके पास आते हुए क्या कहिएगा? इसके अलावा एक और आपकी जो टिप्पणी आई है कि छोटे मोदी को कुछ नहीं मिला है, क्या कहना चाहते हैं? जो ट्वीट आपकी तरफ से किया गया है। मैं उनको चुप करें ना तो मैं, हाँ सर आप ही की आवाज आ रही है, बोलिए। बार बार सोनिया गांधी पर जो, जी एग्जैक्टली, बार बार सोनिया गांधी पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? मुद्दा पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इनकी सरकार नागपुर से चलती है क्या? ये गलत बात है। जो मुद्दा है उस पर बात करनी चाहिए। इनकी जो है फेलियर सरकार है, कोरोना में ये लोग फेल थे, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को बदले। क्यों बदले? स्वास्थ्य मंत्री जब अच्छा काम कर रहा था तो बदले क्यों? अब वित्त मंत्री आज महंगाई जोरों पर है और जो है चरम सीमा पर सारे चीज का दाम बढ़ा हुआ है, तो वित्त मंत्री को तोहफा दिया जाता है। अब वित्त राज्य मंत्री क्या अनुवाद करने का तोहफा कैबिनेट दिया जाता है? यही नीति है, फेलियर सरकार है हर चीज से। जहां तक बिहार की आप बात बोल रहे हैं, सुशील मोदी टकटकी लगा के बैठे थे। उनको तो हमको लगा उनको टैक्स दिया गया था कि लालू परिवार करो। लालू यादव को जितना गालियां दो, अच्छा साक्षा मंत्रालय देगा, लेकिन वो भी बेचारा गाली देते रह गए। हमको अफसोस है कि मंत्री नहीं बन पाए। जहां तक बिहार सरकार की बात है, नीतीश जी को जब मंत्रिमंडल में शामिल होना था तो 2019 में क्यों नहीं शामिल हुए? क्यों जनता को धोखा दिए हैं? और वही थूक कर चाटने का काम जैसे कहते हैं, ये आकर के एक ही मंत्री प्राप्त हुआ। ये तो इन लोग का सही, किसी पत्रकार भाई ने कहा कि रंग रोगन करके ये लोग चाहते हैं कि फेस सिर्फ बदलना। उस स्टेट पर ये लोग फोकस किए हैं जिस स्टेटों में आगामी चुनाव जल्द है, 2022 में चुनाव है। ये चाहते हैं
कि हम बैतरनी जांच का दिखाकर बैतरनी पार कर लें। ये इन लोगों को जो है फेलियर सरकार हर मुद्दे पर। एक डिब्बा बदलने से क्या होगा? इंजन इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, अगर फेलियर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राहुल त्रिवेदी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राहुल जी, विपक्षी दलों का कहना है कि डिब्बा बदल देने से क्या होगा जब इंजन में ही खराबी है, इंजन को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से, आपकी नई टीम से जगती हुई, क्या जवाब है सर आपके पास? राहुल त्रिवेदी जी। चाहे इन लोगों ने आज तक न काम करके दिखाया न कोई काम किया, चाहे वो बिहार के बैठे हुए यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो या केंद्र में बैठी हुई विपक्षी पार्टी है। रही बात मोदी सरकार के 2014 से लेकर 2019 तक जिस तरह से देश में एक विकास के बाजार चले, जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास हुआ, वो भी जनता ने देखा। लोगों को कैसे गरीबों को घर मिला, टॉयलेट मिला, उज्ज्वला योजना मिली, उनको रोजगार मिला, उनको उनके सड़कें बनी, हाईवे बनी, रेलवे का क्या विकास हुआ, ये सब लोगों ने देखा। पिछला 2 साल चुनौतियों भरा था। कोविड के कारण कई सारी चुनौतियां सामने आई थी और अभी भी उन चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है देश को। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में विकास। और मैं कहना चाहता हूं, ये इसीलिए मैंने कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वेस्ट बंगाल में कौन सा चुनाव है, असम में कौन सा चुनाव है, जरा मुझे बताया जाए। असम से हमारे पास मंत्री दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल से मंत्री लिए गए हैं, आखिर वहां पर अभी कौन सा चुनाव है? वहां पर चुनाव ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। बिहार में कौन सा चुनाव है? देखिए, मेरा एक ही कहना है कि ये जो विपक्षी पार्टी बैठे, एक तरफ तो लालू प्रसाद जी की पार्टी के जो बैठे हुए, उन्होंने बिहार में 15 साल के शासन में बिहार को कहां लेकर गए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रही बात कांग्रेस आपसे रिएक्शन अनुमा जी, एक सेकंड। राहुल जी बात पूरी करें। वित्त मंत्री चिदंबरम जी जेल जाते हैं, जिसके खेल मंत्री सुरेश कलमानी जी जेल जाते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के उसके कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात, अभी कह रहे थे कोई कि मोदी जी ही चला सकते हैं सरकार, या मोदी जी ही का जो निर्णय होता है वही सारा निर्णय होता है। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। कल देश में कोई भी अगर अच्छी बातें होती है, उसके साथ अगर बुरी बातें होती है, तो सबसे पहले किसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है? सबसे पहले किसका नाम आता है? माननीय मोदी जी या प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी होता है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है कर्तव्य के साथ साथ कि उसका जो मंत्री परिषद हो, वो इतना सक्षम मंत्री परिषद हो कि जो भी उसको जिम्मेदारी दी गई है उसे भली भांति निभाए और समाज में हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग का। मैं बार बार कह रहा हूं, आज तक देश के जो गरीब हैं वो भी इस सरकार से खुश हैं। आज जो किसान अच्छा राहुल जी बहुत छोटा सा सवाल, इससे पहले मैं अनुमा जी का रिएक्शन लूं। आप लोगों को क्या एहसास है कि किन किन चुनौतियों का सामना इस नई टीम को इस समय महामारी के इस दौर में खासतौर पर करना पड़ेगा? जरा गिनवा देंगे देश के लोगों को। जी सिर्फ एक सवाल पूछिए। क्या आप लोगों को एहसास है कि कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने मुंह बाए खड़ी है, इस नई टीम के सामने मुंह बाए खड़ी है, और कैसे आप उससे निपटेंगे? जरा देश के लोगों को एक बार बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है जिस पे सरकार सबसे ज्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं, वो है कि अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करना। उस क्षेत्र में ऑलरेडी कार्य हो रहा है, लेकिन उसे और ज्यादा बेहतर करना, उसे और ज्यादा सुविधापूर्ण करना। दूसरी चुनौती है स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक बेहतर करना। कि अगर जो कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरा वेव आ सकता है देश में, या कोई इस तरह की फिर से कोविड का कुछ लक्षण आ सकते हैं, उससे कैसे निपटा जाए, उसका दुष्प्रभाव को कितना कम किया जाए, ये चुनौती है। इसके साथ साथ देश में किसानों के राहत के लिए आप देखें कि जैसे सर जी के इन तमाम चुनौतियों के बीच राहुल गांधी ने एक सवाल पूछ लिया है आपसे, वो ये कि टीम तो बदल दी गई है, क्या अब इस नई टीम के बाद वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी? सर राहुल गांधी के ट्वीट पर जल्दी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। वैक्सीन की कमी है कहाँ चिंता जी? आज लगभग 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन डेली के डेली लग रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। और ठीक है, आपके मुताबिक वैक्सीन की कमी है ही नहीं। चलिए ठीक है अनुमा जी, मेरी मजबूरी है, एक लाइन में अपने रिएक्शन दे दीजिएगा प्लीज, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। अनुमा जी जल्दी से आऊंगी, साहब आपके पास भी आऊंगी, ब्रेक के बाद आऊंगी। अब 3 तैयारी नहीं है
उसके लिए कि हमको दुनिया में चुनौती का क्या सामना कर रहा है, वो तो सिलेबस के बाहर कर रहा है उनके, और मैं उनके ऐतिहासिक भुलावों में आऊंगी नहीं। आप ब्रेक के बाद लौट कर मेरे पास आइए, मैं अपनी बात पूरी करूंगी। अच्छा ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा, चर्चा हो रही है मोदी मंत्रिमंडल के बदली सूरत की। जी हाँ, मंत्रिमंडल की सूरत तो बदल गई, क्या सीरत भी बदलेगी? आज का सबसे बड़ा सवाल यही, जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यशैली पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। नई जिम्मेदारियों पर नए चेहरे कितने खरे उतर पाएंगे? महामारी की चुनौतियों से कैसे निपटेगी नई कैबिनेट? बड़े बदलाव, क्या परफॉर्मेंस का ग्राफ भी बदलेगा? मंत्रिमंडल का मेकओवर बहाना, क्या विधानसभा चुनावों पर निशाना? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम लगातार कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, अनुज ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए जो आप जवाब देना चाहते थे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। उसके बाद सीधा राहुल त्रिवेदी के पास जाऊंगी। बोलिए अनुज। उस झांसे में तो आना नहीं है जिसमें वो इतिहास में ले जाना चाहते हैं। मुझे सिर्फ इतनी बात करनी है कि ये है कि टीएमसी वाले टीएमसी की तरफ चले जाएं ना चले जाएं, इसलिए उनको पश्चिम बंगाल का ध्यान रखना पड़ता है, और जनता दल यूनाइटेड का तो इसलिए भी कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो उनके 17 और 20 विधायक मिलकर काफी सांसद मिलकर काफी एक संख्या होती है। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बात यह है कि ये सरकार पूरे देश को केवल चुनाव में झोंके हुए है। अगर प्रचार तंत्र ना हो, मीडिया ना हो, तो इस सरकार का जो भी कुछ है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चूंकि सारे लोगों को झोंक दिया गया, पूरा सोशल मीडिया, लोग इसको चुनाव को अपना पर्सनल व्यक्तिगत चीज समझ लेते हैं। लेकिन कब तक? जब सरकार अर्थव्यवस्था में फेल, बेरोजगारी है पूरे जगह, सरकार हर चीज में फेल है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हर जगह फेल है सरकार। और ऐसे में जब लोगों के पेट पर लात पड़ेगी, उस समय उनको चुनाव नहीं दिखेगा। ये थोड़े समय का जो भ्रम है, इसको ये पाले हुए हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर वाकई किसी को इनका ध्यान रहता तो आप देखिए, वो बेचारे जो सिन्हा में हमारे राजा होते थे, जनरल साहब अब सिंधिया जी के नंबर 2 उनको रिपोर्ट करेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब है, उन्होंने तो इतना अच्छा काम किया था, जो सबको दिखता था खेलो इंडिया, तो उन्हीं का खेल बना दिया। तो इस सरकार को प्रतिभाओं की कोई पहचान नहीं है। ऐसे लोग जो आवाज ना उठा सके, जो उनकी बात में हाँ में हाँ करते रहे, और जिससे 1.5 लोगों का शासन चलता रहे। भाई, एयरक्राफ्ट में अगर इंजन खराब हो जाए, जो वो बात कह रहे थे, गाड़ी में तो फिर भी ठीक है, जवाब लेते हैं। अगर इंजन खराब हो तब तो आप बिल्कुल ठीक है। इन तमाम आशंकाओं का क्या जवाब होगा राहुल जी? ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री कहीं इसलिए तो नहीं बना दिया कि वो पायलट को भी भर्ती कर लें? ये तो बहुत ही थर्ड क्लास का एक वो है जो चल रहा है आजकल टीवी पर, उस पर, ट्विटर पर। जी, लेकिन बड़ा गंभीर बात है। किसी व्हाट्सएप वाले ने बनाया हुआ है। जवाब देना चाहिए अनुमा जी? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जो सचिन पायलट हैं, अगर वो चाहते तो वो पहले जा चुके होते। उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो जबरदस्ती है इस व्हाट्सएप के बनाए हुए छोटे मोटे चुटकुलों को यहाँ बात करिए। ये एक संजीदा चर्चा चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार, चलिए ठीक है अनुमा जी, ठीक है। राहुल त्रिवेदी जी, सूरत तो आप लोग बदल रहे हैं, कार्यशैली कब बदलेगी? और विपक्ष को बहुत सारी आशंका है कि जो आपके पास कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, आज की तारीख में उनका क्या हुआ? क्या उनको पोजीशन मिली? क्या उनका हश्र हो रहा है? मैं यूं कहूं, इसको लेकर सवाल है। एक मिनट, सबसे पहले मैं जो अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि देश को चुनाव में, ये संवैधानिक व्यवस्था है मैडम। ये संविधान कोई मोदी जी ने या हमने नहीं बनाया है, संवैधानिक व्यवस्था। और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो पर्व है। ये लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है उसके मिजाज देखे जाते हैं। आप क्या चाहती है कि यहाँ पे तानाशाही आ जाए? आप क्या? राहुल जी, मुद्दे पर आते हैं। राहुल जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था उस पर आते हैं। आप इस तरह से एक दूसरे को जवाब देने में लगे रहेंगे, इससे बहुत समय जाया हो जाएगा। सर, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती हूँ। राहुल जी प्लीज मेरे सवाल पर आइए। मैंने आपसे जो सवाल किया था उस पर आइए। सूरत बदलने से क्या होगा जब तक कार्यशैली नहीं बदलेगी? राहुल जी, मेरा सवाल है, सूरत बदलने से क्या होगा जब तक कार्यशैली नहीं बदलेगी, सीरत नहीं बदलेगी? ठीक है अनुमा जी प्लीज, मैं आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ, सुन लेते हैं एक एक करके सुन लेते हैं। राहुल जी बोलिए, दिस इज योर टाइम, स्पीक अप। तो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक संगठनात्मक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे लिए सरकार बहुत अहम है, देश की सेवा अहम है, लेकिन साथ साथ हमारा संगठन भी अहम है। जितने लोग हैं जो पहले संगठन से मंत्री बनाए गए या मंत्री से संगठन में लाए गए हैं, उनकी भूमिका पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद खाली हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से संगठन में उनको दायित्व मिलेगी, अहम जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और तभी हम 202 से लेकर 303 तक पहुंचे हैं। और आज जो लोग संगठन में थे
अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि जिन्होंने संगठन में बहुत अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, वो अपने संगठन के अनुभव को किस तरह से पार्टी सरकार में जाकर और मंत्रालय के थ्रू एक प्रशासनिक तरीके से वो कैसे आगे बांटें, और जो लोग मंत्रालय में काम किए हैं, जिनका मंत्रालय में काम करने का, साथ साथ संगठन में काम करने का पुराना अनुभव है, ज्यादा का अनुभव है, वो लोग पूरा संगठन में आकर और किस तरह से इस संगठन को मजबूत सारी बनाएं। बातें आपने क्योंकि बोल दी जो मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया राहुल जी, या आपने मेरा सवाल सुना ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं सुना? आपने मैं यही उसके पूछा बाहर था क्यों कि पूछ रहे हैं उनसे? वो मंत्री नहीं खाली आता। हुए हैं, उनको क्या होगा? मैंने तो ये मेरा पूछा ही कहना नहीं। अरे राहुल जी, मैंने तो ये कहा था कि सूरत आपने बदल दी है, लेकिन सर जब तक सीरत नहीं बदलेगी, जब तक कार्यशैली नहीं बदलेगी, तब तक परिणाम नहीं मिल पाएगा। ये बात आप भी समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, एसएन द्विवेदी जी से मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। द्विवेदी साहब। राहुल जी, जो है, नहीं राहुल जी देखिए, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, आपने जो बात कही है, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कि सरकार से संगठन, संगठन से सरकार, और संगठन से आरएसएस, और आरएसएस से संगठन, लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर देखा जाए, जो तीन जो वरिष्ठ आदमी आपके भी एक तरह मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देके बाहर गए, रविशंकर जी हो या जावड़ेकर जी हो या फिर आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हो, क्या इसमें संगठन में कोई जगह खाली है? आप बता सकते हैं? देखिए, संगठन में खाली है ये बताने का बात नहीं होता है। वो संगठन के लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ हजारों कार्यकर्ता है, हमारे मोदी जी भी कार्यकर्ता है, हमारे अमित शाह जी भी कार्यकर्ता है, जेपी नड्डा जी भी कार्यकर्ता है। संगठन में जगह क्या होता है? संगठन के संगठन होता है, और संगठन में उनके पास जिम्मेदारी दी जाएगी। जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तय करेंगे कि किस तरह की जिम्मेदारी उनको दी जाए, किस तरह से उन्हें संगठन में फिर उनके साथ मिल बैठकर, वो लोग हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उनके साथ बैठकर किस तरह की चीजें तय की जाए, रणनीति तय की जाए कि आने वाले समय में अगर कोई चुनौती आती है, उस चुनौती से एक संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी। तो उनकी पूरी जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी उनके इतने दिनों का 40 साल, 50 साल, 30 साल, जितने दिनों का उनका पूरा एक्सपीरियंस है, वो चाहे सरकार में रहे हो या संगठन में रहे हो, उनके पूरे अनुभव को पार्टी संगठन में इस्तेमाल करेगी। और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पर उनसे पार्टी की अपेक्षा रहेगी कि वो लोग संगठन को और मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें, और वो देंगे भी, क्योंकि ये संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ पर कैडर का वैल्यू होता है। यहाँ एक कार्यकर्ता ही, वो चाहे मंत्री बने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या प्रधानमंत्री बने, या गृह मंत्री बने, एक कार्यकर्ता ही बनता है। और वही उम्मीद, वही आशा, वो सारी चीजें उन सभी मंत्रियों से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इन उम्मीदों पर, इन उम्मीदों का आगे क्या होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। हक साहब, लगातार सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष बहुत सारे सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है सर? हक साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आर यू कनेक्टेड? जी जी जी, पहले तो हम ये बातें सुन रहे हैं। हाँ। पहले तो हमको बिहार में आइए, एक नेता है सुशील मोदी जी, ये बेचारू आज कितना दिन से गाली दे रहे थे, गालियां पे गालियां लालू यादव को पड़ रहे थे कि हमको चांस कहीं मिल जाए, बेरोजगार है, बंडी उंडी सिल्क का सिलवा कर बैठे हुए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। क्या यही बीजेपी की नीति है? बेचारे को बिहार से भी हटा दिया और केंद्र में भी नहीं दिया। बेचारे आस लगा बैठे हुए थे, बंडी उंडी सब सिला लिए थे। अब क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी पार्टी से ज्यादा चिंता उनकी हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि बेचारू इतनी गालियां दिए लालू यादव को और लालू यादव परिवार का, कि इसके शायद हमको मौका मिल जाए। चूंकि हमारे गठबंधन के सरकार तोड़वाने में पिछले बार वही गाली दे के तोड़वाए थे, अभी भी गाली दे रहे, कसीदे पड़ रहे थे कि शायद मौका मिल जाए। तो हम लोगों को लगा, हमारे नेता ने ट्वीट किया था, कई नेता ने, कि भाई इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता तो जरूर है कि दुश्मन को भी बगल गिर जो होता है, जी, उसका अपनी हार की इतनी चिंता नहीं जितनी दुश्मन की हार ये चाहते हैं, और वो इनकी बातों में नजर भी आ रहा है। हक साहब, इसे कहते हैं ना घर फूक के तमाशा देखना। भाई, वो मोदी जी को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मोदी जी सरकार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो प्रधानमंत्री तय करेंगे या बीजेपी तय करेगी। बंडी सिलवाया था ना? नहीं, अभी वही मैं आपसे कह रहा हूँ। थोड़ी देर अगर आप अपने घर की तरफ भी झांक देते तो शायद वहां भी, चूंकि आज चर्चा का विषय दूसरा है, हम जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे आपसे, बिहार की राजनीति के ऊपर भी, और तब हम आपसे जरूर पूछेंगे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बारे में भी,
और तब हम आपसे लालू की भविष्य की राजनीति पे भी चर्चा जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो भी दिन आपको बड़ी जल्दी देंगे। पूछ लीजिए, पूछिए। नहीं, आज चूंकि हमारा चलिए, मुद्दा ठीक है। दूसरा है, इसलिए दूसरे मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, आज दरअसल परफॉर्मेंस की बात चल रही है, परफॉर्मेंस के ग्राफ की बात चल रही है। अनुमा जी आऊंगी आपके पास, रिएक्शन लूंगी आपका। उससे पहले रवि पाराशर, परफॉर्मेंस का ग्राफ क्या बढ़ेगा, क्या उम्मीदें लगाई जाए, लेकिन उसके लिए फिर वही सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है कि कार्यशैली जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा। ये 2 साल बाद फिर से मंथन होगा, इस तरह की नौबत आ जाएगी, शिल्पा, जिस क्योंकि तरह से- 2024 खड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पहले मैं 2-3 पॉइंट, चूंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते ऑब्जर्व भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लक्षित करके कहे गए हैं, तो 2-3 बातों का बस बहुत छोटा छोटा जवाब दे दूँ कि एक तो चुनाव में झोंकने की बात जो कही कांग्रेस की तरफ से कि ये लोग चुनाव में झोंके हुए हैं, तो सही बात, ये चुनाव में कैसे झोंके हुए हैं? क्या आपको पता है कि जो पहले 4 चुनाव देश में हुए, उनमें लोकसभा का और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, और जब ये मध्यावधि चुनावों का सिलसिला देश में शुरू हुआ तो कौन किसकी सरकार थी, किसके कार्यकाल में, ये जरा मंथन कर लीजिएगा, एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक ये, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलना चाहिए, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शंका नहीं है कि बीजेपी के संगठन पर आप सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस संगठन कितने वर्ष से, 2 वर्ष से मुझे लगता है अपना अध्यक्ष तक नहीं ढूंढ पा रहा। तो ये 2 चीजें इन पर आत्मंथन कर लीजिएगा। दूसरी, अब आइए सवाल पर आते हैं शिल्पा जी। जो आपने कहा कि सूरत तो बदल दी, क्या सीरत भी बदलेगी? जाहिर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे राज्य में जिसकी सरकार हो, चाहे केंद्र में जिसकी सरकार हो, या कहीं सरकार न हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए एग्जिस्टेंस में आती है। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो जो भी आगामी चुनाव है, चाहे वो राज्यों के चुनाव हैं, चाहे वो फिर आम चुनाव होगा, वो जीतने के इरादे से ही, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही अपनी रणनीति बनाते होंगे। तो अगर उन्होंने सूरत बदली है तो इस बात में संदेह कहां है कि सीरत भी बदलेगी ही। और अब दूसरा दिन है, मुझे लगता है, जहां तक मंत्रियों के, नए मंत्रियों के परफॉर्मेंस का सवाल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भले ही इस चीज को लेकर लोग हंसते रहे हों, या पहले या दूसरे कार्यकाल, जो अब तक का दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, भाई वो कैप्टन है, अपने हिसाब से अपनी टीम को दिशा निर्देश देना उनका राजनीतिक कर्तव्य भी है, उनका जो नेतृत्व है उसका कर्तव्य भी है। तो इसमें किसी को बुरा मानने का या आलोचना करने का क्या अधिकार है, और क्यों अधिकार होना चाहिए? जल्दी से दीजिए। रवि जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन देखिए, चूंकि अगर मोदी जी की हम बात करते हैं तो मोदी जी, देखिए, मोदी जी स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले आदमी हैं। तो जिस तरह उन्होंने अपने इस नए वाले मंत्रिमंडल में पहली बार और दूसरी बार चुने हुए सांसदों को अहम मंत्रालय दिए, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनको शायद युवा शक्ति ऊपर ज्यादा भरोसा है। उनको लगता है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, नई सोच आएगी। अगर ऐसा कोई पार्टी नहीं करेगी तो उसका हश्र कांग्रेस जैसा होगा, जो अपना अध्यक्ष तक नहीं तलाश रही, जबकि एरिया पता है किस एरिया से अध्यक्ष तलाशा जाएगा, उसके बावजूद उस पेरिफेरी में वो उस पर मोहर लगाने के लिए अब तक की हिम्मत उनको नहीं हो रही। तो अगर नवीन नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उभारेंगे नहीं, भविष्य की राजनीति की तरफ अगर रुख लेकिन नहीं द्विवेदी करेंगे, जी, तो सवाल यहाँ पर विपक्ष ये भी उठा रहा है कि कांग्रेस चलिए जैसा हो ठीक है, जाए। आपने तमाम मंत्री बना दिए हैं, तमाम नए चेहरों पर दांव खेल दिया है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि भाई शक्ति तो आप देंगे नहीं, शक्ति तो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी, तो फिर क्या फायदा इस सूरत को बदलने का? नहीं, ऐसा देखिए शिल्पा, ये हमारा और आपका या बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना हो सकता है कि शक्ति एक आदमी के हाथ में रहेगी। देखिए, ऐसा ये सिर्फ आरोप है। ये मैं इसको मतलब पूरी तरह सत्य नहीं मानता। शक्ति कभी भी एक हाथ में लेके सरकार नहीं चलाई जा सकती। और खास तौर से किसी भी इतने बड़े देश में 135 करोड़ की जहां पे जनसंख्या हो, जहां पे एक पुरानी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे पानी, जहां पे इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश हो, वहां पे आप सोचे कि एक आदमी सब कुछ कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार में सबको पूरा हिस्सा, पूरा काम करने का मौका मिलेगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। और जो नई युवा पीढ़ी, जो नई सोच वाले लोग आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है बदलाव से ही कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर दिखाई देंगे आने इसलिए वाले तो इतनी उम्मीदें इस युवा मंत्रिमंडल से। रवि जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, इसके बाद अनुमा जी। एक लाइन में मैं द्विवेदी जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अनुमा जी, बस आ रही
जहां सेंट्रलाइज्ड विचार प्रोसेस का क्रियान्वयन के सिलसिले में अच्छा। करना पड़ता है, वहां सेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। बिल्कुल। जहां विकेंद्रीकरण की जरूरत हो, आपने टीकाकरण के मामले में देखा अभी, हाँ। जब राज्यों ने मांग की कि भाई हमको खरीदने दीजिए, हमको अपना व्यवस्था खुद करने दे दीजिए, दिया गया। केंद्र सरकार ने डिसेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन जब वही राज्य संभला नहीं खरीद तो नहीं वापस पाए से फैसला तो वापस अपने सेंट्रलाइज पास कर ले लिया गया। ठीक है, अनुमा जी आपका रिएक्शन जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है कि आप और द्विवेदी जी तो इस बहस को थोड़ा सा टिल्ट उधर उस तरफ होने से बचा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे जो मैं सुन रही हूँ कि उनको अगर ये नहीं समझ है कि राज्यों ने केवल इसके विकेंद्रीकरण की बात नहीं की थी, खरीदने की। राज्य चाहते थे उनके हिस्से की वैक्सीन, उन्हें जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वैक्सीन वहां मिले, उस विकेंद्रीकरण की बात की थी। और ये मनमोहन सिंह जी के अफसोस की पत्र बात में है कि साफ आपको लिखा है, सारे तो तथ्य दुख पता यह नहीं है। होता है, दुख यह होता है कि ये हम इसी लोकतंत्र में जीते आए हैं। चुनाव पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब केवल लोगों को, क्योंकि इस पूरी बातचीत में क्या निकल के आया बीजेपी प्रवक्ता से कि सरकार संगठन, सरकार संगठन, सरकार संगठन। अरे भाई, जनता कहाँ है? जनता की बात करिए। और मैं पत्रकारों से ये अपील करती हूँ कि आप जब साथ आए थे तभी विपक्ष जो था उस समय मजबूत था 2013-14 में। आज आप विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, क्या आप लोकतंत्र की मर्यादा का पालन कर रहे हैं? ये शर्मिंदगी की बात है कि आप जिस जगह आपको सवाल सत्ता पे उठाने चाहिए। नहीं, ठीक है, हाँ जी, ठीक मेरी है, इच्छा सबको की वजह व्यक्ति से की आजादी है, कांग्रेस सबको की व्यक्ति की हालत नहीं आजादी हुई। है। जिसको जैसा महसूस होता है वो अपनी बात रख सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी इसके लिए इजाजत देता है। चलिए ठीक है, अनुमा जी आऊंगी आपके पास। राहुल जी जवाब दीजिए। सरकार संगठन, क्या जनता की भी चिंता है आप लोगों को, और क्या नई चुनौतियों की भी चिंता है आप लोगों को? क्योंकि देश आज जिस मुहाने पर खड़ा हुआ है, एक बार फिर से टॉपिक पर आते हुए परफॉर्मेंस की बात करते हुए। शिल्पा जी, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, किस तरह से उन्होंने किस तरह से नए आयाम जोड़े हैं, और जो हाईवे देश में बने हैं आज पूरे देश को किस तरह से नेटवर्क से जोड़ दिया गया। कई नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। आज RFID के थ्रू किस तरह से आज कल के डेट में 1-1 किलोमीटर का लंबा लाइन लगता था टोल ब्रिज पे, टोल प्लाजा पे, उसको खत्म कर दिया गया है। आज जो नए नए पेरिफेरल्स, आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आसपास में जो नए नए हाईवेज बने हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरल बने हैं, या पूरे दिल्ली इंडिया की बात करें, वो इंडिपेंडेंट तरीके से नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से कार्य करके दिखाया है। माननीय गृह मंत्री जी ने किस तरह से कश्मीर के मुद्दे को संभाला है, और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी आप देखें। कल तक जब हम दिल्ली के बसों में घूमते थे तो लिखा होता था कि यहाँ पर बम रखा हो सकता है, आप अपने सीट के नीचे देख लें। आज किसी बस में ये देखने को नहीं मिलता। आज आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है, और एक पटाखा भी नहीं फूटता है देश के अंदर में। तो आप जो कह रही है, या विपक्ष जो कह रहा है परफॉर्मेंस की बात, आप रेलवे के क्षेत्र में देख ले। आज किसान रेल जो शुरू किया गया, 100 से ज्यादा किसान रेल शुरू किए गए हैं, कि आज देश के किसी भी कुल मिलाकर ये भी एक चुनौती है इस नई टीम के सामने। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, आप सभी से मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी एक एक करके प्लीज अनुमा जी, राहुल जी। पहुंच रही है, अलग अलग मुद्दों पर लड़ेंगे तो अलग अलग बातें करनी पड़ेंगी, अलग अलग मुद्दे बनाएंगे तो अलग अलग ठीक है, देखने वाली बात होगी जब समय आएगा, समय खुद ब खुद इसका जवाब देगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले हक साहब आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी, समय की कमी है, जल्दी जल्दी बोलिएगा सर। अभी जो चर्चा हो रही थी ये कांग्रेस सुरक्षा पे और कश्मीर का, मैं ये बात मैं नहीं बोलता, लेकिन फिर मैं दोबारा बोल रहा, एक बार और आपके टीवी पे बोला था, सब ये तैयार हैं। तो जब बड़ाई ये लेते हैं तो हिनाई कौन लेगा? क्या हुआ पुलवामा हमला का? आरडीएस कहां से आए थे? क्यों नहीं आज तक खुलासा ये सरकार कर रहा है? मैं बहुत सोच चुका मंत्रिमंडल पर मैडम। मैं यही, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं अगर अच्छे कामों की जिम्मेदारी लेते हैं तो बुरे कामों के लिए भी सामने आना चाहिए, जो कमियां रही उसके लिए भी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। जी, सामने आना चाहिए। चलिए ठीक है, अनुमा जी आपका फाइनल कमेंट। दूसरी चीज, एक मिनट मेरा कमेंट ये है, दूसरी ये सारी कठपुतलियां हैं, आप कितनी भी नई कठपुतलियां ले आइए, डोर उसी के हाथ में है, जब डोर नचाएगा कठपुतलियां नाचती रहेंगी, उसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हक जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, जल्दी से सर, फाइनल कमेंट है ये। आप ही को बोल रही हूँ हक साहब, बोलिए। जी, मैं बोलना ये चाहता हूं कि बिहार में आज हाहाकार मचा हुआ है, वैक्सीन नहीं है। मैडम, हजारों लोग रोज फोन करते हैं कि वैक्सीन खत्म है, हॉस्पिटल कह रहा है वैक्सीन की कमी है।
मैं अनुरोध करूंगा ठीक है। सरकार में बैठे हुए लोगों को वैक्सीन लोगों को दिलवाने का काम करें, और तेल पर जो महंगाई, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय सरकार के सामने, इस नई टीम के सामने। चलिए ठीक है सर, राहुल जी से इसके बारे में पूछें। ठीक है, फिर बाद में मंत्रिमंडल पर बात होती रहेगी। ठीक है, वैक्सीन दिलवाने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं कि वैक्सीन की दरअसल कोई कमी है ही नहीं। चलिए ठीक है, उस पर भी आएंगे। सरासर झूठ है। ठीक है, रवि पाराशर आपका फाइल बिहार में हाहाकार है। देखिए, जनादेश का आदर होना चाहिए। लोकतंत्र में दो शब्द होते हैं, लोक और तंत्र। तो जब हम लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, हाँ। तो हम जब आगामी चुनावों की बात कर रहे होते हैं, हमें जनादेश का कम से कम सम्मान करना चाहिए। अगर कोई सरकार गलत फैसले कर रही है, अंडर परफॉर्म करेगी, तो फिर जनता पर हमें भरोसा करना चाहिए। और ये जो हम फतवे जारी कर देते हैं अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ के, ये मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने नई टीम बनाई है, उनको काम तो करने दीजिए। ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक अभी बहुत जल्दबाजी होगी, थोड़ा समय देना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, उसके बाद सवाल उठाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, एस एन द्विवेदी जी। शिल्पा, देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने, नए वाले मंत्रिमंडल हाँ। के सामने, उसमें सबसे बड़ी चुनौती कोरोना, हाँ। दूसरी है महंगाई, हाँ। तीसरी है पेट्रोलियम प्राइस, बिल्कुल। चौथी है किसान, इसके बाद आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं उसको लेते हैं, तीसरा सरकार की छवि, जिसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को जो शिक्षा मंत्रालय दिया गया, इसमें नई शिक्षा नीति की लेकर बात की गई थी। और जो अभी सबने देखा शिक्षा के ऊपर क्या सीबीएसई और आईसीएसई के ऊपर क्या स्थितियां हुई हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय, जो मजदूर की हालत है, मजदूरों का पलायन है, दूसरी चीजें हैं। सरकार के सामने मेरे ख्याल से ये चुनौतियां बड़ी हैं और सरकार को इन चुनौतियों के ऊपर परफॉर्म करके जल्दी दिखाना होगा। राहुल जी जवाब दीजिए, ये सवाल दरअसल मैंने आपसे किया था कि जरा गिनवा दीजिए, बता दीजिए क्या आपको एहसास है कि कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, लेकिन आपने सवाल को घुमा दिया था, एक का भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन ये जो एस एन द्विवेदी जी ने तमाम चुनौतियां गिनवाई है, क्या जवाब है आपके पास, क्या तैयारियां है आपके पास? सारी तैयारियां आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी आप तैयारी देखिए। 23,000 करोड़ की नई स्वास्थ्य नीति के लिए पैसे दिए गए, 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के दिए गए। 2 वैक्सीन के अलावा तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक को भी, स्पुतनिक 5 को भी अब फ्री वैक्सीन देने के लिए उसको भी ला दिया गया है मार्केट में, और वो भी अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य ऑलरेडी चल रहा है। भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत किए जा रहे हैं। राहुल जी प्लीज देखिए, राहुल जी, समय की बहुत कमी है। आपसे बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा गया, आप उस सीधे क्वेश्चन का सीधा जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपसे अभी कहा गया समय की बहुत कमी, आप सीधा जवाब दीजिए प्लीज। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी का नीति है। ठीक है, मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और सर कम से कम इसमें तो कुछ नयापन दिखा देते, टीम तो आपने पूरी नहीं बना दी, कम से कम इसमें तो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव दिखा देते। चलिए ठीक है, लगा देंगे, सहकार लगा है इनका नया, मैं बता देती हूँ उनको अगर याद नहीं है तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने समय निकाला चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये बड़ा सवाल अभी बरकरार है कि सूरत पूरी बदल दी गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या सीरत बदलेगी, क्योंकि जब तक सीरत नहीं बदलेगी तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा तब तक देश को आगे कैसे ले जाया जाएगा, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।